देखें, पूरी एक्सरसाइज में आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी है ना, दो चीज़ें हैं। एक A1 फर्स्ट टर्म और एक D। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं सब लोग? अच्छा भाई, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 मश करने लगे हैं और यहाँ पे एक बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऊपर लिखा हुआ, ये असल में सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने पीछे 6.1 में बात की थी कि कुछ नंबर्स होते हैं और वो तरतीब से लिखे होते हैं, तो एक सीरीज़ होती है। लेकिन अभी जो हमारे पास एक सीरीज़ होगी ना, ये अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि एक रकम से जो अगली रकम बनती है ना, वो कोई चीज़ जमा करने से बन रही है, या माइनस से भी हो सकता है। तो एक पिछली रकम में कोई चीज़ ऐड करें, उससे फिर और अगली में फिर वही चीज़ ऐड करें, अगले में फिर वही चीज़ ऐड करें, तो ये जो चीज़ बनती है ये हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये देखें, ये उसकी हमने ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई है कि पहली रकम अगर ए है ना, तो दूसरी रकम होगी A+D। अब देखें, D जो है ये वो कॉमन रकम है जो हम हर दफ़ा ऐड करते चले जाते हैं कि A में D को ऐड किया तो दूसरी रकम बन गई, दो दफ़ा ऐड किया तो उससे तीसरी रकम बन गई, एंड सो ऑन चलाते जाते हैं और एंड पे एक जनरल टर्म उसकी लिख देते हैं, A+n-1D। n-1 क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे देखें, जो पहली रकम है वो A है, उसमें D कोई नहीं है। जो सेकंड रकम है उसमें देखें ये 1D है। जो तीसरी रकम है, थर्ड रकम, उसमें 2D है ना, 1 2 3, तीसरी रकम, तीसरी में 2D है, तो चौथी में 3D आएगा। तो इसी तरह जब हमने nth रकम लिखनी है ना, तो उसमें फिर n-1 लिखते हैं, एक कम लिखते हैं। क्योंकि जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि थर्ड वाली में 2 लिखा हुआ है, सेकंड वाली में 1 लिखा हुआ है, तो एक कम लिखा होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखें एक कमी है उसके अंदर। तो इसलिए ये जनरल टर्म इसकी बनेगी AN=A+n-1D। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास जो भी अरिथमेटिक सीरीज़ है उसके हमने क्या करनी है, पहली 4 रकमें बतानी है। अब उसमें देखें, जो इन्फॉर्मेशन खुद से वो दे रहा है नंबर 1 के अंदर क्या है कि A1 जो फर्स्ट टर्म है वो उसने हमें बता दिया कि वो 5 है, और पूरी सीरीज़ के अंदर कहीं से उसने ये 3 रकमें हमें दे दी हैं। ठीक है, कहीं पे भी ये हो सकती हैं। तो 23, 26 एंड 29। अब देखें, ये उसने क्यों दी हैं? वो उसने इसलिए दी हैं कि यहाँ से आप उनका D निकाल सकते हैं। देखें, पूरी एक्सरसाइज में आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी है ना, दो चीज़ें हैं। एक A1 फर्स्ट टर्म और एक D। ये दो चीज़ें लाजमी हमने तकरीबन हर सवाल में उनको फाइंड करना होता है, और उससे फिर हम आंसर फाइंड करते हैं। तो देखें, A1 तो है हमारे पास, अब D कैसे निकलता है? D के लिए बड़ा ही आसान रूल है कि अगली रकम में से पिछली रकम को माइनस करा दें। 26 में से 23 माइनस कराएं तो कितना बनता है? 3। इसी तरह अगर आप इसमें से इसको माइनस करा लें, वो भी 3 आता है, क्योंकि ये एक कॉमन टर्म है इनकी। ठीक है, D जो है कॉमन टर्म होती है, क्योंकि ये जो 3 है, यही 3 हर एक में ऐड कर कर के हम अगली अगली रकम बनाते जाते हैं, तो उस तरह से सीरीज बनती है। तो A1 भी हमारे पास आ गया, D भी आ गया। अब आप उसकी जो पहली 4 रकमें हैं बड़े आराम से बता सकते हैं। तो फर्स्ट रकम जो है वो तो है हमारे पास पहले ही, A1 5 पहले से दी हुई है। अब हमें A2 चाहिए। तो A2 के लिए क्या फार्मूला है कि उस A1 में आपने D को ऐड करना है। यही हमने ये सीरीज बनाई हुई ना, ये देखें, पहली रकम A होती है तो अगली A+D है, अगली A+2D है। ठीक है, इस तरह से अगली अगली रकम हमें मिलती जाती है। तो हमने A वाली रकम में D को ऐड कर लेना है, तो वो 8 बन जाएगा, ये हमारी सेकंड रकम आ जाएगी। थर्ड रकम लेनी है तो यहाँ इधर से भी कर सकते हैं कि ये जो सेकंड रकम निकाली है उसमें फिर 3 ऐड कर लें, यही कॉमन टर्म होती है, तो वो 11 हो जाएगा। फोर्थ रकम चाहिए तो वो 11 में और 3 ऐड कर लें तो 14। तो ये जितनी मर्जी रकमें बढ़ाते जाएंगे तो मिल सकती हैं। हमें सिर्फ 4 चाहिए थी, वो हमने निकाल ली, तो हमने ये इसका आंसर ऐसे करके दे देना है कि पहली 4 टर्म्स जो हैं वो ये वाली हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसी सवाल का, A5 उसने दी हुई है और A9 दी हुई है। अब ये A5 लिखना हमें आना चाहिए, क्योंकि A5 कैसे लिखते हैं? A+4D। मैंने बताया था ना कि एक कम रखना होता है।
जितनी भी रकम हमें यहाँ लिखनी है उससे यहाँ एक कम, और उसकी लॉजिक मैंने पीछे समझाई है, क्योंकि पहली रकम ए होती है उसमें डी नहीं होता, सेकंड रकम में फिर डी आता है तो 1 डी होता है, तो इसलिए एक कम रहता है डी, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो A5 जो है A+4D, और वो कितनी है, वो 17 है। तो देखें ये एक इक्वेशन बन जाएगी। A9 जो है उसको आप A+8D लिखेंगे और वो 37 है। तो ये दो इक्वेशनें बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे ऊपर नीचे रख के। देखें साइन चेंज करवाएं, ऊपर नीचे लिखी है हमने, ये हमने साइन चेंज करा दी है, तो ज़ाहिर है फिर ये दोनों कटेंगी, एक जैसी हैं। 4 में से 8 निकाल दें, माइनस का 4, और ये इनको माइनस कराएं तो -20, दोनों माइनसेस कट जाएंगे, 4 भी जाके डिवाइड करेगा, डी का आंसर 5 आ गया। डी का हमें पता चल गया, लेकिन हमें ए का भी पता होगा तो बाकी वैल्यूज़ निकलेंगी। तो आपने कोई एक इक्वेशन ले लेनी है और वहाँ डी की जगह वो जो 5 वैल्यू आई है वो लिख देंगे। 4 5 20, 20 उधर जाके माइनस होगा, ए भी हमें मिल गया। अगली रकमें तो बड़ी आसान है। सेकंड रकम के लिए वही A+D लिखना है, तो A और D वैल्यूज़ लिखें, 5 में से 3 निकला 2, तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो 2 आ गई। थर्ड टर्म लेनी है तो A+2D, जैसे पीछे हमने कहा कि थर्ड के लिए यहाँ 2 है, 4 के लिए यहाँ 3 होना है। सो 2 के साथ D को मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 में से 3 निकाले तो 7, और चौथी रकम लेनी है तो A+3D कर लें, ठीक है। तो 3 5 15, 15 में से 3 निकालें 12, तो वो चारों रकमें हमें मिल जाती हैं। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें ज़रा कुछ और तरह से उसने इन्फॉर्मेशन दी है। 3A7 = 7A4, पहले तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 10वीं जो टर्म है वो 33 है। तो पहले हम इस वाले को हल करते हैं। A7 जो है, A7 की आप वैल्यू लगाएं। A7 कैसे लिख सकते हैं, 7वीं रकम है ना, तो A+6D, और A4 जो है वो A+3D बनेगी, वो उनकी जगह लिख लें। अब इनको ज़रा खोल लें, मल्टीप्लाई करवा लें 3 से, इधर 7 से, 3A 3 6 18, 7A 7 3 21, और चूँकि D वाली हैं और ये A वाली हैं, सारी एक तरफ कर लें। इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो -7 और +3 -4, और ये दोनों मिलके -3, दोनों माइनस के हैं तो प्लस कर लें, 4A+3D, मतलब माइनस का साइन कॉमन लेके उधर ख़त्म करवा दें। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। ये हमने किससे बनाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से। अब ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी। सो वो A10 है ना, तो A10 को हम कैसे लिखते हैं, A+9D, वो 33 है, और जो पहली इक्वेशन है उसको इसी के नीचे रख लें। अब देखें किसी एक टर्म को ख़त्म करना है तो हम ये करते हैं कि डी को ख़त्म करा लेते हैं। इधर 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, तो कैसे फिर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई। सो देखें अगले स्टेप में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि सेम हो गए हैं तो आप साइन चेंज करवा दें, आगे 0 का तो नहीं कराते, ये ख़त्म हो गया, और ये -11 और 33 वैसे ही, और 11 जाके डिवाइड करेगा तो 3, ए की वैल्यू -3 मिल गई। अभी डी भी चाहिए तो कोई एक इक्वेशन पकड़ ले, दो इक्वेशनें थी हमारे पास, 0 वाली ले लिया हमने इक्वेशन, ए की जगह -3 पुट कराया, 4 3 12, उधर जाके प्लस का 3 ने उसको डिवाइड कराना है, डी का आंसर भी मिल गया। D 4 है और A हमारा -3 है। अब जाहिर है अगली रकमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, A1, A और A1 A की बात होता है, ठीक है। सो A2 के लिए वही A+D किया, 1 आ गया। A3 के लिए A+2D। अब देखें ये याद हो जाएगा बार बार जब आप करेंगे कि उससे एक कम रखना है यहाँ पे। सो 2 से ज़रब दे के 8 -3 5 आ गया, इसी तरह ये आ गया। तो चारों रकमें ये मैंने लिख दिया नीचे, सही है जी, ऐसे करके कर लेंगे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही आसान छोटा सा 2 नंबर वाला सवाल है कि इफ़ an-3 = 2n-5, अगर ये एक रिलेशन है तो फिर कहते हैं nth टर्म जो है वो फाइंड करें। अब सिंपल सा काम है, nth टर्म कौन सी होती है, जहाँ an लिखा हो, ऐसे करके a है और साथ ऐसे n लिखा हुआ है, ये nth टर्म होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ n-3 है, तो ये -3 अगर ख़त्म हो जाए किसी तरह तो nth टर्म आ जाएगी। तो -3 का उल्ट क्या होता है, +3। तो हम ये कहेंगे कि आप ये करें कि जो n है ना, n को रिप्लेस कर दें n+3 से, n की जगह पे क्या लिख दें, n+3, ताकि वो जो माइनस का 3 है वो ख़त्म हो जाए। सो देखें n की जगह n+3 लिखा, साथ वो -3, लेकिन इधर भी लिखेंगे क्योंकि इधर भी तो n है ना,
ठीक है, ये ऊपर n ये मौजूद है तो उसकी जगह हमने n+3 लिख दिया। अब इसे हल कर लें, 2n 2 3 6 और 6 में से 5 निकालें 1, यहाँ ये 3 कट जाएगा और हाली n रह जाएगा। तो देखें अब जो हमारे पास रिलेशन आया है ये nth टर्म है उसकी, क्योंकि an इज इक्वल टू दिस वन जो भी बन रहा है। तो देखें ये 3-4 स्टेप्स के अंदर आंसर है, तो ये 2 नंबर का ज़ाहिर बनेगा शॉर्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं, कहते हैं इफ़ फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16, पाँचवीं रकम कौन सी है 16। अब देखें आपको पता है पाँचवीं रकम कैसे लिखते हैं, a+4d, तो a+4d किसके बराबर है 16 के। तो देखें आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसे। इसी तरह कहता है 20th टर्म इज़ 46, तो 20वीं रकम ऐसे लिखेंगे ना a+19d, तो ये किसके इक्वल है 46 के। तो यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब वही बात, दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रखें और चूंकि a एक जैसा है तो डायरेक्ट आप इनके साइन चेंज करवा दें ताकि एक जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाए, दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाए। तो ये देखें ऐसे करके और 15 से डिवाइड, d आ गया 2, और जब d आ गया है तो कोई एक इक्वेशन ले लें, a+4d इज इक्वल टू 16 लिया है, d की जगह वैल्यू लगाई है, 4 2 8, 16 में से 8 निकालें तो 8। अब वही बात कि हमें a का भी पता चल गया, वो जो d है उसका भी पता चल गया। उसने पूछा हुआ था व्हाट इज़ द 12th टर्म, 12वीं रकम हमें मालूम करके दें। तो a12 हमें चाहिए, तो देखें उसका बड़ा आसान सा फार्मूला, a+11d, 12वीं है ना तो 11, ये याद रखना है। a और d की वैल्यूज़ आप लगा दें तो आपके सामने है, आंसर आ जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, बड़ा आसान सवाल है, फाइंड 13th टर्म, 13वीं रकम चाहिए। 13वीं रकम क्या कैसे हम लिखेंगे भला, a+12d है ना, और सीरीज़ हमारे पास है। जब सीरीज़ है तो हमें पता है ये जो पहली रकम होती है ये a है, तो a हमारा x हो गया। और d कैसे मालूम करते हैं, अगली रकम में से पिछली माइनस, यही मैंने पीछे करवाया था। तो 1 माइनस दिस वन, तो 1 माइनस एक्स, डी आ गया। देखें एक एक स्टेप में ही ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो अब हमें चूंकि 13th रकम चाहिए तो a+12d, तो 12 लिखें, ए की जगह x लिखें, डी की जगह उसकी वैल्यू लिखें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लें। 12 1 12, 12x, और 12 में से एक x निकाल दें तो 11 हो जाएगा, और प्लस का 12 7। तो ये देखें बड़े आराम से 13th रकम जो है वो हमें मिल जाती है। ये भी शॉर्ट सवाल ही है, वैसे लॉन्ग नहीं बनता ये। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 18th टर्म, फिर वही बात 18वीं है तो 18वीं के लिए a+17d लिखेंगे हम, जो हमें फाइंड करना है। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए पहले हमारे पास a और d होगा तो होगा ना, तो उसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन है। इफ़ इट्स 6th टर्म इज़ 19, 16वीं रकम a+5d इज इक्वल टू 19, एंड 9th टर्म 9वीं रकम कैसे होती है, a+8d इज इक्वल टू 31। दो इक्वेशनें बन गई। ऐसे ही हमने वो क्वेश्चन नंबर 4 किया पिछला सवाल। सो ये देखें सारा वैसे का वैसे, a18 फाइंड करनी है, a6 ये बन गई, a9 आपके सामने ये बन गई, दोनों को उसी तरह ऊपर नीचे लिख लिया, साइन चेंज करवा दिए, ये दोनों कट गए, 8 में से 5 3, इधर से 12 डिवाइड किया, d की वैल्यू 4 आ गई। किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कराएं तो a भी आ गया, और फिर हमें चूंकि 18वीं रकम चाहिए तो a+17d लिख के उनकी वैल्यूज़ लगाई, तो देखें 18वीं रकम का पता चल गया 67। तो देखें कितना आसान काम है ये। 6वां सवाल है जी, विच टर्म ऑफ द AP इज़ दिस वन। अब कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास ये वाली, जिससे हम a और d बड़े आराम से ले सकते हैं, तो कहता है उसकी जो ये वाली टर्म बनती है ना -85, ये कौन सी वाली है, कितनवीं टर्म है। अब देखें आप पहले लिख लें कि a ज़ाहिर है ये 5 है और d 2 में से 5 को निकालें तो वो -3 आ जाएगा। अब हमें वो जो nth टर्म का फार्मूला है ना वो लिखना चाहिए, क्योंकि देखें इसमें nth टर्म भी हो रही होती है, पहली वाली टर्म भी है, n का मतलब कि कितनी रकमें हैं वो भी है, और d उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी है। अब देखें an ये जो हमारा -85 है इसके मुतालिक ही पूछ रहा है ना, तो यही हमारी nth टर्म होगी, उसकी जगह हमें वो लिख लेना चाहिए। a हमारा 5 है, n हमें मालूम करना है कौन सी वाली टर्म, कितनवीं टर्म, तो वो n आता है, और d की जगह ये। अब इसे हल करते हैं, 5 उधर ले जाए माइनस का हो जाएगा 85 और 5 90, 3 से इसे ज़रब 3n, 3 1 3, माइनस भी 7 है,
और फिर 3 भी जाके माइनस होगा, 93 होगा, फिर 3 से डिवाइड आपके सामने ही है जैसे स्टेप बने हुए छोटे छोटे स्टेप में। n इज इक्वल टू 31, यानी कि ये जो हमारा 85 था -85, ये कितनवीं टर्म बनती है? 31st टर्म बनती है। किसकी? इस वाली सीरीज़ की। तो ऐसे करके हम उसे फाइंड करके दे सकते हैं। 7 वाला भी आई थिंक एग्जैक्ट ऐसे ही है। विच टर्म ऑफ द AP, ये AP है और उसकी ये 148, तो एग्जैक्ट वैसा ही ये हमारी ये टर्म। D कैसे होगा? 4 माइनस दिस वन, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D का आंसर 6 आ गया। nth रकम का फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ आपके सामने है, हम लगा रहे हैं और यहाँ से n फाइंड करना है। माइनस का है, उधर जाके प्लस 150 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई इसको कर लेना है, -6 ने भी जाना है तो 156, और 6 से 156 को डिवाइड कराएंगे तो 26। तो 26th टर्म हमारी बनती है कौन सी? 148। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स आर देयर इन द AP। हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टोटल कितनी रकमें हैं। अब टोटल रकमें कितनी है, ये फिर वही बात के गिनने वाली बात होगी। n मालूम करना है हमने, और ये इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, और वैसे भी नज़र आ रहा है कि A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो फिर n ही रह गया ना पीछे। जो हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूले में सिर्फ n ही पीछे बचता है, तो बाकी वैल्यूज़ उनकी लगाएं और n को हम फाइंड कर देंगे। तो ये पिछले सवाल की तरह है, ये आपके सामने है, स्टेप हुए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बच्चों वाले सारे स्टेप हैं। तो n आ गया 20, तो n20 का मतलब क्या हुआ कि 20 टर्म्स हैं इस AP के अंदर। जो भी AP है जिसकी लास्ट टर्म हमारी 68 है, उसमें कितनी रकमें बनती हैं? 20। ये हमने उसको फाइंड करके दिया। और 9 वाले में क्या कहता है? इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP इज दिस वन, ये उसने nth टर्म दे दी है, AN का फार्मूला उसने दे दिया है, तो कहता है ये जो AP हमारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो पूरी एक सीरीज़ वो फाइंड करके दें। तो ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि जब nth टर्म हो तो आप इसकी जितनी मर्जी रकमें फाइंड कर सकते हैं। n की जगह 1 लगाएं, ठीक है, 3 1 3, 3 में से 1 2, तो पहली रकम आ गई। उसी तरह जनरल फॉर्म में n की जगह आप 2 लिख दें, 2 लिखने से सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 लिखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे जितनी मर्जी रकमें निकाल लें, लेकिन शुरू में यही करते हैं, 2-3 रकमें निकाल के आगे डॉट 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 लिख देते हैं, तो 2 5 8 आगे डॉट डॉट, तो ये क्या बन गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका सीरीज एक बन गई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, डिटरमाइन वेदर दिस वन एंड दिस वन आर द टर्म्स ऑफ द AP और नॉट। ये तो कहता है ये आपके पास एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, तो कहता है इस सीरीज़ को अगर आप आगे बढ़ाते जाएं तो क्या ये -19 भी इसी में आता है, या ये 2 भी इसी में आता है कि नहीं आता। वो कहता है ये चेक करके बताएं कि ये उसमें आते हैं कि नहीं। अब फिर वही बात कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, यहाँ से ये A हो गया 17, D कैसे होगा? 13 - 17, वो 4 आ जाएगा, तो A और D तो है हमारे पास। तो ये जो अगर हमने -19 को चेक करना है तो इसको फिर वही nth टर्म बना लें, तो फिर हम n से पता चला लेंगे। देखें, फार्मूला लिख लें पूरा, AN इसी को जिसको पता चलाना है, जिसका कि वही उस सीरीज़ में आता है कि नहीं, उसको AN रखें। A की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली है और D की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो ज़ाहिर है इसमें फिर अब n ही फाइंड होगा, तो 17 उधर ले जाएं, दोनों हुए 36, फिर ये -4 हो जाना इसने, फिर ज़ाहिर है वो ऐसे हल करते हैं। अब ये असल बात है कि जब आप n फाइंड कर रहे हैं ना, तो n का आंसर एक होल नंबर आ रहा है, कोई अशारिये में नहीं जा रहा, क्योंकि n हमें यही बताता है ना कि कितनवीं टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर n की वैल्यू 1.5 आ रही हो तो वो क्या बताएगी बेचारी कि जी 1.5 वाली रकम, 1.5 वाली तो कोई नहीं होती, यहाँ 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती हैं। तो इसलिए जब अगर आपके पास आंसर ऐसे होल नंबर में n का आ जाए तो फिर वो जो हमारी -19 है वो सही है, वो उसी AP का एक हिस्सा है। अगर आंसर पॉइंट में चला जाए तो फिर हम कहेंगे भाई नहीं, ये उसकी सीरीज़ में हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि वो होल नंबर में नहीं आ रही। तो अगले पार्ट में एग्जैक्ट यही काम हुआ है उसमें। अब ये जो 2 को भी चेक करना था ना, अभी हमने -19 को चेक किया, तो फिर आपने वही उसकी जनरल टर्म लिखनी है, AN की वैल्यू 2 रख लेनी है, A 17 है, बाकी D लिख लिया, 17 उधर जाके -15 हो जाएगा, इधर से ज़ाहिर है ये 4 ने उधर जाना, -19 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 19/4। अब 4 के टेबल में 19 नहीं आता, 4 5 20 होता है, तो फिर ये जनरल वो नहीं बन रहा,
होल नंबर नहीं बन रहा, पॉइंट में जा रहा है आंसर। तो फिर हम कहेंगे कि चूंकि ये होल नंबर नहीं बन रहा तो ये जो 2 हमारा जिसको हमने चेक करना था वो AP की रकम नहीं है, उसकी टर्म नहीं बनती। तो बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ़ LMN आर द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन AP। अब ये इतनवी रकम है, कौन सी? L वाली। क्यूथ कौन सी रकम है? M एंड सो ऑन। तो फिर कहता है शो कराएं कि ये जो रिलेशनशिप है ये होल्ड करता है, कि ये सारी चीज़ इक्वल टू 0 होती है। अब देखें उसने कहा है ना कि पीथ टर्म L है। अब पीथ टर्म को कैसे लिखते हैं? A प्लस P माइनस 1D। जैसे 10वीं रकम लिखनी हो तो यहाँ 9 लिखते हैं ना, उसमें से एक माइनस करा के। तो जब पीथ रकम लिखनी है तो P में से एक माइनस करा के, ठीक है। तो A प्लस P माइनस 1D किसके इक्वल है? L के। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह ये जो क्यूथ रकम है A प्लस Q माइनस 1D वो किसके इक्वल है? M के, ठीक है। तो उसको M के इक्वल रखें, साथ D से मल्टीप्लाई करवा लें। Q D एंड D 1 ज़ा D, यही काम हमने यहाँ पे भी किया, ज़रा दिला दिया उसको, ठीक है जी। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और इसी तरह आर्थ रकम जो है वो N के इक्वल है, तो आर्थ रकम होगी A प्लस R माइनस 1D, और यहाँ से भी D से मल्टीप्लाई करवा के इसको लिख लें तो थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बना ली है ना, अब ज़रा असल काम है हमारा, थोड़ा सा काम करने वाला, कि आपने जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेनी है सामने कि भाई ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ देखें L, M और N इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो L की वैल्यू दे रही है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 M की वैल्यू दे रही है, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 भी दे रही है। तो हमने ये करना है कि L की जगह देखें A प्लस PD माइनस D, L की वैल्यू लगाई है, Q माइनस R वैसे ही, M की जगह ये देखें सारा M और R माइनस P, प्लस फिर ये N की वैल्यू, ये सारी N की वैल्यू, और फिर ये P माइनस Q। ये ठीक हो गया, वैल्यूज़ लग गई। अब आपके सामने है ये पूरी रकम इससे ज़रब हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे। अब ये ऐसा काम है मल्टीप्लिकेशन का जो आपने ध्यान से करना है, वरना काम कुछ भी नहीं है। A से Q AQ, A से R AR, PD Q PD Q, PD R, इस तरह से, ठीक है ना। एक एक रकम को पकड़ें दोनों से, इस रकम को पकड़ें इन दोनों से, इसको पकड़ें इन दोनों से, और प्लस माइनस का ध्यान रख लें। तो ये सब के ऊपर ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन देखें हो जाएगी। और याद ये रखें कि ये ऑटोमेटिकली सारी कट जानी है, एक आध कटवा के देख भी लें। AQ है ना, AQ देखें कहाँ है, और ये देखें ये माइनस का AQ, माइनस का AR है, AR किधर है, ये देखें ये प्लस का AR है। PDQ देखें ये PDQ, ये माइनस का है। तो लाजमी ये सारी कट जाती हैं, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखिएगा, मेरे पास तो अब ज़ाहिर इतना टाइम मैं ज़ाया करूँगा, आप खुद करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रूव हो गया, दोनों साइडें इक्वल हो गई। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट पे हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अंदर हैं M और N, तो हमें M की जगह M की वैल्यू लगानी है, माइनस N है, तो जब N की वैल्यू लिखने लगेंगे ना तो माइनस की वजह से N के सारों के साइन चेंज कर दें। ये हमारी N की वैल्यू है ना, तो इनको जब लिखने लगेंगे तो उनके साइन चेंज करके लिखेंगे। प्लस Q लिखेंगे, N की वैल्यू फिर लिखी, माइनस L है तो L लिखते हुए L के साइन चेंज कर दें, वो तीनों रकमें। और इसी तरह ये काम यहाँ पे भी कर दें। अब ये कहीं यहीं पे चीज़ें कट जाएंगी, A के साथ A, D के साथ D, सिर्फ ये रह जाएगा QD माइनस RD। तो देखें QD माइनस RD लिख दें P के अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी भाई A कटेगा DD, A और A, D और D इन्होंने कटना है आपस में, तो उनके अलावा जो चीज़ें हैं वो रह जानी है। सो ये देखें ये शेप बन जाएगी। और अब आप मल्टीप्लाई करवा दें, P इनके साथ P इसके साथ, Q इसके साथ Q, ये सारे आम मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे भी वही होगा, आंखें बंद करके ये सारी आपस में कट जाएंगी, और ये भी प्रूव हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें लिख दिया मैंने 0 इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। ओके 12 वाले पे आ जाएं। फाइंड nth टर्म, n वाली रकम हमें चाहिए, और ये उसने सीरीज़ दे दी है। अब ये सीरीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है, ओवर में लग रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बड़े आसानी से हल होगा। आपने इसको गौर करना है पहले। ओवर में देखें 3 3 3 फिक्स है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आ रही। और देखें जो ऊपर पावर है स्केयर वो भी फिक्स है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रही। तो जिसमें चेंज ना आ रही हो उसमें मसला कोई नहीं होता, चेंज जिसमें आ रही है ना उसको अलहदा से लिख लें।
ऊपर वाली रकम 4, 7, 10 उसको ज़रा अलहदा लिख लें, उसी को हल करके देखें ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली रकमों को लिख लिया, इसी को हल करें। ये हमारा ए हो गया, डी के लिए 7 में से 4 माइनस वही 3 आ गया, ए और डी आ गए हैं। तो इसकी nth टर्म का फार्मूला बनाएं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो इसका फार्मूला होता है। ए है हमारे पास, डी भी है, वो लिख लें। तो इसको करें, हल करें, 3n 3 1 ज़र 3, तो 3n और 4 में से 3 निकालें 1। तो ये जो हमारी ऊपर रकम चेंज हो रही है, इसकी जनरल टर्म क्या बन रही है, 3n प्लस 1। तो उसकी जगह पे आप लिखें 3n प्लस 1। ओवर वाला 3 तो चेंज नहीं हो रहा और ऊपर जो स्क्वायर है वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो यही हमारी ओवरऑल nth टर्म आ जाएगी। तो आंसर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि जिस शक्ल में सवाल है उसी शक्ल में आंसर होना चाहिए। तो ये इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, बड़ा आसान है। कहता है 1/a 1/b एंड 1/c। कहता है एक AP का एक हिस्सा है, अरिथमेटिक सीरीज है, प्रोग्रेशन है, उसका एक हिस्सा है। तो कहता है यहाँ से शो कराएं कि जो b है वो इसके इक्वल होता है। अब ये कैसे रिलेशन बनेगा, ये बनेगा उस d से। d कैसे बनाते थे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, इसमें से ये माइनस। तो 2 दफ़ा हम ये d बनाएंगे। देखें, d के लिए 1/b माइनस 1/a, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा रहे हैं ना, 1/b माइनस 1/a, वो हमने ये d लिखा है। इसको थोड़ा सा हल करा लें, ठीक है। और एक और काम कि d 2 दफ़ा निकलेगा, एक दफ़ा आएगा 1/b माइनस 1/a, और एक d यहाँ से भी आ सकता है 1/c माइनस 1/b, क्योंकि हर अगली में से पिछली माइनस कराएं तो d आ जाता है। सो ये देखें, हमने वो दोनों डीज जो हैं, क्योंकि इक्वल होते हैं, दोनों डीज इक्वल रख लिए हैं। 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब दोनों तरफ इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे कि b एक तरफ कर लें, ये 1/b है ना, ये माइनस का, इसको उठा के इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, और 1/a को उधर ले जाएं, वो प्लस का हो जाएगा। माइनस से तो जान छूट जाएगी ना। अब ये चूँकि दोनों b हैं तो एलसीएम भी b आना है और ऊपर वाली भी वैसे ही आनी है। इनका जो प्रॉपर एक एलसीएम होता है AC एलसीएम, C से कटा A1 ज़र A से A कटा तो C1 ज़र C, तो A प्लस C/AC, और ये 1 और 1 2 बनता है, 2/b एंड दिस 1। और इसको सीधा कर लें, b को ऊपर करना है तो उल्टाएं इनको, ठीक है। 2/b है तो b/2, ये भी उल्टेगा, AC ऊपर और A प्लस C नीचे। और चूँकि हमें सिर्फ b अकेला करना है तो 2 को उठा के उधर ले जाएं, 2 इधर डिवाइड है, उधर जाकर यहाँ ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यही चीज़ साबित करनी थी, ठीक है जी। तो ये है काम इसका 13 वाले का। लास्ट क्वेश्चन है, वो ज़रा देख लें आप लोग, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, वही चीज़ है, वही सीरीज़ है, 1/a 1/b 1/c। तो कहता है कि अब ये चीज़ बताएं कि d जो है कॉमन डिफरेंस वो a माइनस c/2ac के बराबर है। यहाँ फिर हमने डी करना है, वही दोनों डीज, कि ये माइनस ये एक डी बन गया, दूसरा डी 1/c माइनस 1/b। ये देखें, ये दोनों डीज हमने बना दिए। अब यहाँ वो इक्वल नहीं रखना, पिछले सवाल में 13 वाले में दोनों को इक्वल रख लिया था, यहाँ पे हमने करना ऐड करवाएं, ठीक है ना। डी और डी, इधर से ये दोनों ऐड, इधर से ये ऐड, तो डी और डी 2d हो जाएगा, और इधर से ये सारे सीधे करके लिख लें प्लस में। और इस तरह क्या होगा कि 1/b और माइनस 1/b कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/c माइनस 1/a। और इसका जाहिर है हम एलसीएम ले सकते हैं, a और c एलसीएम, c कटा A1 ज़र a, जैसे एलसीएम होता है ये चीज़ बन जाएगी। और हमें चूँकि d अकेला करना है तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 ने अब उधर जाके डिवाइड में आ जाना है, ओवर में नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ भी साबित हो गई कि d इसके बराबर है। ठीक है जी बच्चों, फिर ये हो गई एक्सरसाइज, डन हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।